गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर कर रहे थे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया। जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए जाते हैं इस चैप्टर में, जो भी इस चैप्टर की टर्मिनोलॉजी है उसको भी हमने डिस्कस किया। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इनके क्या एडवांटेजेस हैं, कितनी पार्टीज़ हो सकती हैं एक बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए और उनका क्या मीनिंग होता है, उन वेरियस टर्म्स का क्या मीनिंग होता है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। तो अब हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो बिल की ड्यू डेट निकालना हमें सीखना है। हमने पहले भी डिस्कस किया कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज की एक पर्टिकुलर ड्यू डेट कैलकुलेट की जाएगी जिस दिन वो बिल ड्यू हो जाएगा फॉर पेमेंट। तो बिल की ड्यू डेट कैसे निकालनी है, डेज ऑफ ग्रेस को कैसे ऐड करना है, और लाइव क्लास में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि किस बिल में डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं किए जाते। एक बिल होता है जिसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं किए जाएंगे। तो अगर हमारा बिल ऑन डिमांड है तो उसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं किया जाएगा। अदरवाइज बाकी सभी बिल्स में हम 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस आपको दिए हुए हैं जिसमें आपको सिर्फ ड्यू डेट सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में लिखा है व्हाट आर द ड्यू डेट्स। फर्स्ट पॉइंट, बिल ऑफ एक्सचेंज डेटेड 12th जुलाई पेबल 3 months आफ्टर डेट। तो 12th जुलाई का बिल है, 3 months का बिल है। तो जब मंथ्स में आपको टाइम दिया रहता है, जब आपको जो ड्यूरेशन है वो मंथ्स में दी हुई है, तो हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्टिकुलर मंथ में कितने डेज होते हैं। किसी मंथ में 30 डेज होता है, किसी में 31 होता है, फरवरी में 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। पर जब मंथ की बात होती है तो नंबर ऑफ डेज से हमें कोई मतलब नहीं होता, बिकॉज 28 डेज को भी आप पूरा एक मंथ बोलते हैं और 31 डेज को भी आप पूरा एक मंथ बोलते हैं। तो जब 12th जुलाई डेट आपको दे रखी है तो आप 12th जुलाई से सीधे नेक्स्ट 12th पे पहुंचेंगे। तो 12th जुलाई से 12th अगस्त 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। तो 12th जुलाई से 12th अगस्त 1 मंथ हो गया हमारा। अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा, ये भी 12th। सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाएगा, ये भी 12th। तो 12th से 12th हम जाएंगे। अब अगस्त में 31 डेज होते हैं, लेकिन हमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सितंबर में 30 डेज होंगे तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। अक्टूबर में 31 डेज होता है तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि 31 डेज का अक्टूबर भी एक मंथ है और 30 डेज का सितंबर भी पूरा एक मंथ है। तो जब टाइम आपको मंथ में दिया है तो डेज से हमको कोई मतलब नहीं होगा। तो 12th जुलाई से अगर आप 3 मंथ्स को काउंट करें तो 12th जुलाई से 12th अगस्त 1 मंथ, 12th अगस्त से 12th सितंबर 2 मंथ्स और 12 सितंबर से 12 अक्टूबर 3 मंथ। और 12 अक्टूबर में आप 3 डेज को और ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 15th अक्टूबर। तो ड्यू डेट हमारी आ जाएगी 15th अक्टूबर। ये देखिए यहाँ लिखी हुई है ड्यू डेट 15th अक्टूबर। तो इस तरह से हमने 3 डेज को ऐड करके ड्यू डेट निकाल लिया। सेकंड देख लेते हैं, प्रॉमिसरी नोट डेटेड 31st मार्च पेबल 90 डेज। अब डेज लिखा हुआ है, तो जब डेज में आपको टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है तो जिस दिन बिल बनता है उस डेट को हम कंसिडर नहीं करते। तो 31st मार्च को ये बिल बनाया गया है, 90 डेज का बिल है। अब आपको 31st मार्च में 90 डेज ऐड करने हैं, तो आप 31st मार्च काउंट मत करिए, अब आप अप्रैल से स्टार्ट करिए, मतलब जो नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे जरूरी नहीं कि 31st मार्च को ही बिल बनेगा, बिल तो 25th मार्च को भी बन सकता था। तो जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते वो 26th मार्च से स्टार्ट करते। तो अभी 31st मार्च को बिल बनाया गया है, तो मार्च का मंथ तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। अब अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में तो 30 डेज हो जाएगा। उसके बाद मई आएगा, उसमें 31 डेज हो जाएंगे। अप्रैल और मई को टोटल करें अगर तो 61 डेज तो कंप्लीट हो चुके हैं। अप्रैल प्लस मई 61 डेज तो कंप्लीट हो चुके हैं। हमको चाहिए 90 डेज। तो 61 में अब हम और कितने डेज को ऐड कर दें कि 90 कंप्लीट हो जाए। 29 को अगर और ऐड कर दिया जाए तो 90 कंप्लीट हो जाएगा। 61 में 29 अगर ऐड कर दिया जाए तो 90 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 29 डेज आप कहाँ से लोगे? अप्रैल कंप्लीट हो गया, मई कंप्लीट हो गया, अब जून आ गया। अप्रैल मई जून
तो जून के 29 डेज, दैट मीन्स 29 जून। तो 29 जून तक आपके 90 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। 90 डेज हमको चाहिए थे, 90 डेज हमारे कंप्लीट हो गए। 90 डेज कब कंप्लीट हुए? जून 29 को। इसमें 3 डेज आप और ऐड करिए। तो जून में तो हमारे सिर्फ 30 डेज होते हैं, तो 29 के बाद 30 आ जाएगा। उसके बाद जुलाई स्टार्ट हो जाएगा, 1 और 2। तो 29 जून में अगर आप 3 डेज ऐड करोगे तो 2 जुलाई आपका डेट आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे किया गया है, पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से हमने ऐड किया। 30 डेज ऑफ अप्रैल, 31 डेज ऑफ मई, 29 डेज ऑफ जून, 90 कंप्लीट हो गए। उसमें आपने 3 डेज ऐड कर दिया, 2 जुलाई आपकी डेट आ गई। तो इस तरह से आप हमेशा ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर जो ड्यू डेट आपने निकाला, जैसे 2 जुलाई आपने निकाला, 2 जुलाई को अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, गवर्नमेंट ने इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, तो उस केस में ड्यू डेट एक दिन बाद हो जाएगी, दैट मीन्स 3 जुलाई हो जाएगी। और अगर 2 जुलाई को कोई पब्लिक हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे के बारे में सबको पहले से ही पता होता है, इमरजेंसी हॉलीडे के बारे में हमको पता नहीं होता, इसलिए एक दिन बाद कर देते हैं। लेकिन पब्लिक हॉलीडे के बारे में तो पहले से ही पता होता है, तो इस 2 जुलाई को आप 1 जुलाई कर दोगे। तो पब्लिक हॉलीडे के केस में ड्यू डेट विल बी 1 डे अर्लियर, और इमरजेंसी हॉलीडे के केस में ड्यू डेट विल बी 1 डे लेटर, एक दिन आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद कई हमारे नेशनल हॉलीडेज होते हैं, जैसे 15 अगस्त। अगर कोई ड्यू डेट आपने निकाली और वो ड्यू डेट आ रही है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त को तो सबको पता है कि एक नेशनल हॉलीडे होता है, तो उस केस में उसको हम 14 अगस्त कर देंगे। और कौन से नेशनल हॉलीडेज होते हैं हमारे? 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो 26 जनवरी अगर आ रहा है तो उसको आप 25 कर दीजिए अपने आप। 2 अक्टूबर आ रहा है तो उसको पहले ही आप 1 अक्टूबर कर दीजिए। तो क्वेश्चन इस बारे में बताएगा नहीं है आपको, क्योंकि सभी को पता है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर हमारे जो कंट्री है उसके नेशनल हॉलीडेज़ हैं। तो इन डेज़ को हम नेशनल हॉलीडे कंसिडर करते हुए ड्यू डेट को 1 डे अर्ली कर देंगे, क्योंकि इमरजेंसी हॉलीडे नहीं है। और अगर इमरजेंसी हॉलीडे कोई डिक्लेयर होता है तो ड्यू डेट विल बी 1 डे लेटर। बस इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप फर्स्ट इलस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद डीके गोयल बुक का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 मैंने यहाँ पे अटैच किया है। ये डीके गोयल बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, इसमें आपको सिर्फ ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी है, जिसमें आपको सिर्फ ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। तो ये जो 3 इलस्ट्रेशंस हैं, इसमें आप लोग ड्यू डेट कैलकुलेट करके देख लेंगे। सारे ड्यू डेट्स आपके इसी तरह से आ जाएंगे। डेज़ के कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि जिस दिन बिल बनाया गया है उस दिन आप उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, 23 मई और 60 डेज़। तो 23 मई को काउंट नहीं करेंगे अब हम लोग, 23 मई के आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। तो ध्यान होना चाहिए हमको कि किस मंथ में कितने डेज़ होते हैं। तो मई में आपका 31 डेज़ होता है। तो 23 मई के अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको इन द मंथ ऑफ मई कितने डेज़ मिल गए? 8 डेज़। 8 डेज़ तो आपको मई से मिल गए। मई के बाद जून आ जाएगा। जून में कितने डेज़ होते हैं? 30 डेज़ होते हैं। टोटल हमको कितना चाहिए? 60 डेज़। तो जून तक आपके कितने डेज़ कंप्लीट हो गए? जून तक आपके 38 डेज़ तो कंप्लीट हो गए। अब 38 को 60 बनाना है, तो अभी कितना ऐड करना पड़ेगा आपको? 22 डेज़ आपको और ऐड करने पड़ेंगे। तो 22 डेज़ आपको कहाँ से मिलेंगे? जुलाई से मिलेंगे। तो जुलाई 22 तक आपके 60 डेज़ कंप्लीट हो गए। अब हमको 3 डेज़ और ऐड करना है। तो जुलाई 22 में 3 डेज़ और ऐड करिए। जुलाई 23, 24 और 25 जुलाई को आपका ये जो बिल है ये ड्यू हो जाएगा, 25 जुलाई। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है इमरजेंसी हॉलीडे 25 जुलाई। तो इमरजेंसी हॉलीडे के केस में हमारा जो ड्यू डेट है वो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, तो ये 26 हो जाएगा। ये देखिए इसका आंसर 4 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है 26 जुलाई 2016। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इमरजेंसी हॉलीडे के केस में हमारा जो ड्यू डेट है वो एक दिन आगे हो जाएगा। ये है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के प्रोविजंस। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बिल को प्रेजेंट करते हैं जो भी हमारी कंसर्न्ड पार्टी होती है। लीप ईयर का ध्यान रखेंगे कि अगर आप
लीप ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फरवरी में 29 डेज़ को काउंट करिएगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 काउंट होगा। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, इसका आपको ध्यान रखना है ड्यू डेट कैलकुलेट करते समय। उसके बाद बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट, बिल आफ्टर साइट, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एक बार इसको आप पढ़ लेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये जो बिल एट साइट होता है, जिसको हम लोग पेबल ऑन डिमांड बोलते हैं, इसमें डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं किए जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा, अगर ऐसा कोई बिल है तो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा होगा। अब हम लोग आते हैं जर्नल एंट्रीज पे। क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। तो हमने पहले भी ये चीज़ देखी कि अगर जो बायर है और जो सेलर है, अगर दो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं, जो मिनिमम तो दो पार्टीज होंगी ही हर बिल में, तो जो ड्रॉर है, क्योंकि हम लोग ड्रॉर और ड्रॉई वर्ड अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऐसा कंपलसरी तो नहीं है कि हर बार बायर और सेलर ही हो। तो अगर ड्रॉर है बिल का, जिसने बिल बनाया, और एक है ड्रॉई, तो ड्रॉर बिल बनाएगा, ड्रॉई को प्रेजेंट करेगा बिल, ड्रॉई बिल को चेक करेगा और अपने सिग्नेचर करेगा और बिल को वापस कर देगा ड्रॉर को। तो बिल अल्टीमेटली किसके पास वापस आ गया? ड्रॉर के पास। अब ड्रॉर के पास 4 ऑप्शंस हैं इस बिल को यूज़ करने के। ड्रॉर के पास क्या ऑप्शंस हैं? ड्रॉर को हम लोग होल्डर ऑफ द बिल भी कहते हैं, द पर्सन हु इज होल्डिंग द बिल राइट नाउ। तो ड्रॉर के पास बिल को यूज़ करने के 4 ऑप्शंस हैं। ही कैन रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, ही कैन डिस्काउंट द बिल विद द बैंक, क्योंकि उसको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो बिल को डिस्काउंट करा सकता है। ही कैन ट्रांसफर द बिल टू अ थर्ड पार्टी, किसी और को दे सकता है। एंड ही कैन सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगर जो ड्रॉर है वो पर्सनली नहीं जा सकता पैसा लेने, तो वो बैंक को बिल डिपॉजिट कर देता है और बैंक उसके बिहाफ पे पैसा कलेक्ट कर लेती है। तो ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी बताए थे कि इस तरह से ड्रॉर बिल को यूज़ कर सकता है। तो हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो ड्रॉर बिल को अपने पास ही रखेगा और जब बिल ड्यू हो जाएगा तो बिल को लेके वो ड्रॉई के पास जाएगा, बिल को प्रेजेंट करेगा, बिल को ड्रॉई को दे देगा और पेमेंट रिसीव कर लेगा। तो यहाँ पे हम इलस्ट्रेशन देखेंगे। ऑन 1 अप्रैल राम सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ 50,000। तो बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आप एक लाइन पढ़ें, उसकी एंट्री करें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम पूरा क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे तभी एंट्री कर पाएंगे। तो इस चैप्टर में आप एक लाइन पढ़ के उसकी जो एंट्री बन सकती है उसको पहले आप कंप्लीट कर सकते हैं। लिखा हुआ है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स ऑफ बोथ द पार्टीज। तो जर्नल भी बनाना है, लेजर भी बनाना है। तो हम लोग जर्नल देखेंगे, लेजर ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं। जो भी जर्नल एंट्री है उसकी सिर्फ आपको पोस्टिंग करनी होती है लेजर में। तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी एटलीस्ट। तो यहाँ पे राम और मोहन 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा इन द बुक्स ऑफ राम, जर्नल बनाएंगे और लेजर भी बनाएंगे, देखिए। और उसके बाद लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मोहन, इनकी बुक्स में भी जर्नल बनेगा और फिर आगे चल के लेजर बनेगा। तो हम लोग राम और मोहन दोनों का जर्नल साइड बाय साइड देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ? राम सोल्ड गुड्स टू मोहन। राम ने सेल किया, मोहन ने परचेज किया। तो हमको ये डिसाइड करना होगा कि ड्रॉर कौन है, ड्रॉई कौन है। देखिए, राम अगर सेल कर रहा है तो बिल कौन बनाएगा? राम बनाएगा। और जो बिल बनाता है उसको हम ड्रॉर बोलते हैं। तो राम यहाँ पे ड्रॉर हो जाएंगे और मोहन कौन हो जाएंगे? ड्रॉई हो जाएंगे। तो इतना ध्यान रखेंगे पहले आप। तो राम ड्रॉर है, मोहन ड्रॉई है। तो राम सोल्ड गुड्स, तो राम अपनी बुक्स में सेल की एंट्री करेगा। सेल की क्या एंट्री होती है? मोहन टू सेल्स। तो राम ने क्या किया? गुड्स को सेल कर दिया 1 अप्रैल को, मोहन टू सेल्स। 50,000 के गुड्स सेल हो गए। मोहन ने क्या किया? मोहन ने परचेज किया है, तो मोहन परचेज की एंट्री करेंगे। ये देखिए, मोहन ने परचेज की एंट्री की, परचेज टू राम। तो राम ने सेल्स की एंट्री की और मोहन ने परचेज की एंट्री की। दोनों जर्नल आप साइड बाय साइड बनाएंगे, एक साथ दोनों जर्नल में आप एंट्री करते चलिए। पहली स्टेटमेंट हमने पढ़ी और पहली स्टेटमेंट से हमको सेल्स और परचेज की एंट्री दोनों जर्नल्स में हमने कर दिया। उसके बाद राम बिल प्रेजेंट करेंगे मोहन को। राम का काम है सबसे पहले बिल बनाना और उस बिल को मोहन को प्रेजेंट करना, और फिर बाद में मोहन उस बिल को एक्सेप्ट कर लेंगे। लिखा हुआ है ऑन द सेम डेट मोहन एक्सेप्टेड अ बिल
ड्रॉन अपॉन हिम बाय राम एट 3 months। तो राम ने बिल बनाया और बिल को प्रेजेंट किया मोहन को, और मोहन ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही बिल एक्सेप्ट होता है तो राम के लिए वो BR बन जाता है, क्योंकि राम को पैसा रिसीव होगा, और मोहन के लिए वो BP बन जाएगा। और मैंने पहले भी बताया है कि BR को डेबिट करते हैं क्योंकि वो एक असेट है, और BP को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि वो एक लाइबिलिटी है। तो BR किसके लिए है? राम के लिए। तो राम को बिल रिसीव हो रहा है, ये देखिए BR डेबिट टू मोहन। तो मोहन का अकाउंट पहले ओपन किया गया 50,000 रुपये से, बाद में क्लोज कर दिया गया 50,000 रुपये से। तो मोहन का अकाउंट तो बंद हो गया। तो अल्टीमेटली देखिए एंट्री क्या बची? एंट्री बची BR डेबिट टू सेल्स। तो राम ने गुड्स सेल किए और राम को बिल रिसीव हो गया, तो मोहन का अकाउंट उसने बंद कर दिया। जैसे ही बिल रिसीव होता है कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है, BR अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। तो अगर दोनों एंट्री को आप कंबाइन करें तो एंट्री हमारी बन रही है BR डेबिट टू सेल्स। गुड्स सेल किए गए हैं और बिल रिसीव हो गया है 50,000 रुपये का। तो पहले गुड्स सेल हुए, बाद में बिल रिसीव हुआ। मोहन भी इसकी क्या एंट्री करेंगे? मोहन के लिए बिल्स पेबल है, इनके लिए बिल रिसीवेबल तो नहीं होगा। तो इन्होंने पहले गुड्स परचेज किए, राम का अकाउंट ओपन किया 50,000 रुपीज़ से, और बाद में जब बिल एक्सेप्ट करेंगे तो इनके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? राम को। राम डेबिट टू बिल्स पेबल। तो इन्होंने भी राम का अकाउंट देखिए क्लोज कर दिया। राम पहले क्रेडिट हुए, बाद में डेबिट हुए। 50 से क्रेडिट, 50 से डेबिट, इसको क्लोज कर दीजिए आप। अब देखिए क्या एंट्री बन रही है? परचेज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो मोहन की बुक्स में अगर आप एंट्री पे ध्यान दें तो गुड्स परचेज हो रहे हैं और बिल एक्सेप्ट किया जा रहा है। इस बिल का पेमेंट अब आगे चल के करना होगा। तो ये दोनों एंट्रीज अगर आप कंबाइन करें तो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो राम ने बिल रिसीव किया है और मोहन ने बिल एक्सेप्ट किया है। अब ड्यू डेट आएगी 3 months के बाद। तो 1 अप्रैल से 1 मार्च 1 month, 1 अप्रैल से 1 मार्च नहीं होगा, 1 अप्रैल से 1 मई होगा। 1 अप्रैल से 1 मई 1 month हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल को बिल रिसीव हुआ है। तो 1 अप्रैल के बाद हमको 3 months ऐड करने होंगे इसमें। तो अप्रैल से मई, उसके बाद मई से जून हो जाएगा, और जून से जुलाई हो जाएगा। तो 1 अप्रैल से 1 मई 1 month हो गया, फिर 1 मई से 1 जून 2 months हो गए, और 1 जून से 1 जुलाई 3 months हो गए। इसमें 3 days आप और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को क्या होगा? मिस्टर मोहन बिल का पेमेंट कर देंगे। तो बिल का पेमेंट होगा तो बिल्स पेबल डेबिट टू कैश। तो बिल्स पेबल पहले क्रेडिट हुआ था, अब डेबिट हो गया। तो लायबिलिटी थी, उसका पेमेंट किया जा रहा है। तो ये देखिए पहले राम का अकाउंट क्लोज हुआ, बाद में बिल्स पेबल का अकाउंट भी देखिए पहले क्रेडिट अब डेबिट, ये भी क्लोज हो गया। तो अब जरा सारी एंट्री को आप कंपेयर करें तो फाइनल एंट्री बनी परचेज डेबिट टू कैश। गुड्स परचेज हो गए और कैश में पेमेंट हो गया। तो सबसे पहले हम कस्टमर का अकाउंट खोलते हैं या सप्लायर का अकाउंट खोलते हैं। जैसे ही बिल रिसीव हो जाता है उसका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है, और फिर जब बिल का पेमेंट हो जाता है तो बिल्स पेबल अकाउंट भी क्लोज कर दिया जाता है। तो 4 जुलाई को हमने बिल का पेमेंट कर दिया BP टू कैश 50,000। मिस्टर राम को पेमेंट रिसीव हो जाएगा तो वो पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो पहले गुड्स सेल किए गए, फिर बिल रिसीव हुआ, और 4 जुलाई को क्या हुआ? कैश रिसीव हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू BR 50। तो BR अकाउंट देखिए पहले डेबिट हुआ, बाद में क्रेडिट हुआ, क्लोज हो गया। और मोहन का अकाउंट तो पहले ही बंद हो गया था। मोहन पहले डेबिट हुए थे, फिर क्रेडिट हुए थे। तो अल्टीमेटली देखिए एंट्री क्या बची? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स सेल हुए और कैश रिसीव हुआ, बस यही ट्रांजैक्शन है, लेकिन 3 पार्ट में हुआ। पहले गुड्स सेल हुए, फिर बिल रिसीव हुआ, और फिर बिल का पेमेंट मिला। तो ट्रांजैक्शन एक ही है पर 3 पार्ट में उसको किया गया। तो इस तरह से जर्नल एंट्रीज होंगी व्हेन बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। 4 जुलाई तक बिल को राम ने अपने पास ही रखा, और जब 4 जुलाई आ गई तो उसने बिल को दे दिया मोहन को और कैश रिसीव कर लिया। तो इस तरह से एंट्रीज किए जाएंगे व्हेन बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉर। राम एक और काम कर सकते थे कि इस बिल को वो बैंक को दे सकते थे और पैसा ले सकते थे।
हो सकता है मिस्टर राम को पैसे की रिक्वायरमेंट है। अभी क्या हो रहा है, अभी उनको 4 जुलाई तक वेट करना पड़ रहा है। 4 जुलाई को ही पैसा मिल रहा है उनको, यहाँ लिखा भी हुआ है 4 जुलाई को कैश रिसीव हुआ उनको। हो सकता है उनको कैश की रिक्वायरमेंट आ जाए, 4 जुलाई तक वेट नहीं कर सकते हैं वो, तो वो क्या कर सकते हैं, इस बिल को वो दे सकते हैं बैंक को। बैंक उनको पेमेंट कर देगा लेकिन कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लेगा, तो 50 पूरा नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लिए जाएं। इसको हम लोग बोलते हैं व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड बाय द ड्रॉर, या जो भी होल्डर है, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड बाय द होल्डर फ्रॉम द बैंक। तो बहुत छोटा सा चेंज होगा जनरल एंट्री में। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, प्रकाश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एक्सेप्टेंस ऑफ 30,000। तो प्रकाश को एक बिल रिसीव हुआ है, हमने प्रकाश की बुक्स में एंट्री करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे सेल परचेज के बारे में नहीं लिखा है, सीधे आप बिल रिसीव करिए। तो बी आर डेबिट टू मोहन, प्रकाश को बिल किससे रिसीव हुआ, मोहन से, तो बी आर डेबिट टू मोहन, 30,000 का बिल था, 1 जुलाई को रिसीव हुआ। अब ये बिल कितने ड्यूरेशन का है, ये देखिए 3 मंथ्स का बिल है, ये लिखा हुआ है 3 मंथ्स। तो 1 जुलाई से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो 1 जुलाई से 1 अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाएगा, तो 1 अक्टूबर, उसमें 3 डेज आप और ऐड कर दीजिए। दैट मीन्स जो ड्यू डेट आएगी वो आएगी 4 अक्टूबर। ड्यू डेट है 4 अक्टूबर, दैट मीन्स मिस्टर प्रकाश को 4 अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा, तब उनको ये 30,000 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन अगर 4 अक्टूबर के पहले ही उनको रिक्वायरमेंट आ जाए कैश की, तो वो क्या करेंगे, मोहन से पैसा मांग नहीं सकते, क्योंकि मोहन तो कहेगा कि मैं 4 अक्टूबर को ही पेमेंट करूंगा। तो उस केस में मिस्टर प्रकाश के पास एक ऑप्शन है कि वो क्या करें, इस बिल को बैंक को दे दें और बैंक कुछ चार्जेस काट के बाकी पैसा उनको दे देगी। तो ये कि लिखा हुआ है प्रकाश गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम एट हिज बैंक, ऑन ड्यू डेट मोहन पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट। तो प्रकाश ने तुरंत ही क्या किया, बिल को डिस्काउंट करा लिया, तुरंत ही डिस्काउंट करा लिया। दैट मीन्स अभी तो पूरा 3 मंथ्स बचा हुआ है, तो जितना टाइम अभी रिमेनिंग है उतने टाइम के चार्जेस बैंक आपसे चार्ज करेगा, क्योंकि बैंक को जितना टाइम वेट करना पड़ेगा उतने टाइम के चार्जेस बैंक आपसे लेगा। तो 30,000 का बिल है, 12% चार्जेस हैं, तो 30,000 का 12%, और अभी टाइम कितना रिमेनिंग है, पूरा 3 मंथ्स रिमेनिंग है, तो पूरे 3 मंथ्स के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगर 1 महीने बाद डिस्काउंट कराते हम तो 2 महीने के चार्जेस आपको देने पड़ते, क्योंकि 1 महीना तो हम लोग वेट कर ही चुके हैं। जो रिमेनिंग ड्यूरेशन है वो 2 मंथ्स की है, तो 2 मंथ्स का चार्जेस आपको देना पड़ेगा। लेकिन अभी तो मिस्टर प्रकाश ने तुरंत ही डिस्काउंट करा लिया बिल को, तो रिमेनिंग ड्यूरेशन अभी कितना है, पूरा 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का चार्जेस हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन किया गया है, 900 रुपीज़ चार्जेस हमारा कैलकुलेट होके आ रहा है। तो एंट्री हम वही करेंगे, सिर्फ उसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस को ऐड कर देंगे। नॉर्मली एंट्री क्या होती है, बैंक टू बी आर, अभी हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में किया भी था, कैश टू बी आर या बैंक टू बी आर एक ही बात हो जाएगी। लेकिन अभी पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, अभी आपको मिल रहा है 29,100, 900 हम डिस्काउंटिंग चार्जेस पे कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट हो जाएगा। तो पहले की एंट्री को अगर आप कंपेयर करें प्रीवियस इलस्ट्रेशन में, देखिए क्या एंट्री की गई थी, प्रीवियस इलस्ट्रेशन में गुड सेल किए, बिल रिसीव हुआ और ड्यू डेट पे पूरा पैसा मिल गया, तो एंट्री हो गई थी कैश टू बी आर या बैंक टू बी आर, पूरा पैसा मिल गया बैंक टू बी आर। लेकिन अब पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, अब हमको 900 रुपीज़ डिडक्ट करके पैसा मिल रहा है। तो अब हमारी एंट्री में एक चेंज आ गया, बैंक टू बी आर तो सेम है, सिर्फ डेबिट साइड में आपने डिस्काउंटिंग चार्जेस लिख दिया, क्योंकि आपने 900 रुपीज़ चार्जेस भी पे किए हैं। और इस ट्रांजैक्शन का मिस्टर मोहन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मोहन तो ड्यू डेट पे ही पेमेंट करेंगे, तो मोहन की बुक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा सिर्फ ड्रॉर की बुक्स में। ड्रॉई को इससे कोई मतलब नहीं है कि बिल आप अपने पास रखते हो या बिल को आप बैंक को दे देते हो या बिल को आप किसी थर्ड पार्टी को दे देते हो, ड्रॉई को इससे कोई मतलब नहीं है। ड्रॉई 4 अक्टूबर को ही पेमेंट करेगा, तो उसकी बुक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे प्रीवियस इलस्ट्रेशन में एंट्री हमने की है, वैसे ही हम इस इलस्ट्रेशन में भी मोहन की बुक्स में एंट्री करेंगे। तो ये था बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो बिल डिस्काउंट कब होता है, ड्यू डेट के पहले। तो ड्यू डेट के पहले कौन डिस्काउंट कराएगा, होल्डर, यानी कि जो ड्रॉर है वो बिल को डिस्काउंट कराएगा बैंक से।
और जितना अनएक्सपायर्ड टाइम पीरियड है, जो अभी बचा हुआ है टाइम, उतने टाइम के चार्जेस बैंक आपसे चार्ज करेगी। तो आई होप ये 2 टॉपिक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आए होंगे। इसी के क्वेश्चंस भी आप लोग अपनी कॉपी में लगाएंगे। मैं DK गोयल बुक से भी आपको इलस्ट्रेशन शेयर कर दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको अच्छे से देख लें, और इस चैप्टर की भी स्टार्टिंग है, इन स्टार्टिंग के वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करिए। कंसेप्ट्स अगर अभी नहीं समझ में आएंगे तो आगे भी ये चैप्टर बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा। तो इसलिए किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है, और इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।